अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबरार अली जुनैद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रांसलेटर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिदम। आज इंशाल्लाह हम एल्गोरिदम पे ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम एल्गोरिदम की डेफिनेशन को देखेंगे, एल्गोरिदम का किरदार देखेंगे कि क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एल्गोरिदम के मुख्तलिफ स्टेप्स को देखेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का क्या डिफरेंस है, फ़र्क क्या है इनमें, और लास्ट में हम इंशाल्लाह इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे और नुकसानात भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी वीडियो प्यारी लगे, अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का मेन टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसको हम आम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऐसे होता है कि हम लिखते हैं कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, अप टू सो ऑन, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपकी टेक्स्ट बुक्स पे भी देखिए, उसने वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इट इज़ रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि हमारी ये अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है, सो इट इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस, ताकि हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मुख्तलिफ स्टेप्स को हम अपनी आम नेचुरल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, तो उसको हम एल्गोरिदम बोल देते हैं। तो यहाँ पे उसने एक चाय बनाने का एल्गोरिदम लिखा हुआ है, हम इसको एक दफ़ा रीड आउट करते हैं तो आपको एल्गोरिदम की डेफिनेशन बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट कर दें। दूसरा, टेक अ कैटल, यानी कि आप अपनी कैटल लें जिसमें आपने चाय बनानी है। पोर वाटर इन इट, यानी कि उसमें आप पानी डाल दें। चौथा स्टेप है पुट द कैटल ऑन फायर, यानी कि आप उस कैटल को आग पे चढ़ा दें। पांचवा स्टेप यह है कि ऐड शुगर एंड मिल्क, यानी कि उसमें दूध और चीनी मिला दें। नेक्स्ट स्टेप है वेट टिल बॉयल, यानी कि अब आप इंतज़ार कर रहे हैं जब तक आपकी चाय जो है बॉयल नहीं कर जाती। नेक्स्ट स्टेप है रिमूव द कैटल फ्रॉम वायर, यानी कि अब आप उसको आग से उतार दें। आखिरी स्टेप है एंड, यानी कि ये हमने एक मसला था उसको हमने सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दिया, यानी कि स्टार्ट करें, कैटल लें, उसको में के अंदर पानी डालें, उसको आग पे रख दें, उसके अंदर शुगर और मिल्क ऐड कर दें, उसको बॉयल होने दें, उसके बाद कैटली को उधर से उतार लें, तो ये आपका मसला हल हो गया। तो ये इसको हमने एक अपनी आराम सी नेचुरल लैंग्वेज में लिख दिया है, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम का किरदार क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो एल्गोरिदम बेसिकली हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बड़ी मदद देता है कि ये हमें बताता है कि आपका पहला स्टेप क्या होगा, उसके बाद दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा और चौथा स्टेप क्या होगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये हमारी आम नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो ये हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि आपने का पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, चौथा स्टेप ये होगा, एंड अप टू सो ऑन। आपकी टेक्स्ट बुक्स पे भी उसने यही सारी लिखा हुआ है कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद देता है। हम इस पिक्चर पे ज़रा थोड़ा गौर कर लेते हैं, बड़ी प्यारी पिक्चर बनी हुई है। इसमें ये आपको एक प्रॉब्लम पहले नज़र आ रहा है, फिर उसका उसने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, फिर उसका उसने एल्गोरिदम लिखा हुआ है और नेक्स्ट जो है उसका कंप्यूटर प्रोग्राम लिख दिया है। यानी कि हम बजाय इसके कि डायरेक्ट कोई हमारा प्रॉब्लम हो और डायरेक्ट हम उसका कंप्यूटर प्रोग्राम लिखें, तो बेहतर ये है कि हम पहले उसका फ्लो चार्ट बना लें, फ्लो चार्ट को देखते हुए हम उसके एल्गोरिदम बना लें। फ्लो चार्ट पे भी मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है, कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने इसकी कंप्लीट डिस्कशन की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फ्लो चार्ट भी बेसिकली हमारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ही बताता था, लेकिन वो पिक्चर की शेप में बताता था। फ्लो चार्ट के बरक्स एल्गोरिदम जो है वो स्टेप्स बताता है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में लिखते हैं, आम इंग्लिश में अपनी, ताकि हमें आसानी से समझ आ सके, और नेक्स्ट जो है वो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप है जी फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम को हम एक तश्कील कैसे देते हैं, उसे बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स जो मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किए हुए हैं, इन सब स्टेप्स को फॉलो करके हम एल्गोरिदम बना लेते हैं, तश्कील दे लेते हैं। पहला स्टेप है स्टार्ट। ये स्टार्ट और स्टॉप या एंड ये आपने लाजमी लिखने होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद आपने कोई इनपुट देनी है अगर तो वो आप दें, और उसके बाद सेट, अगर उस इनपुट को कोई वैल्यू आप देना चाह रहे हैं तो अब यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद इफ़ एल्स, ये बेसिकली कंडीशन है, बताती है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये कर दें, अगर फॉल्स हो तो ये कर दें। नेक्स्ट है गो टू स्टेटमेंट, ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। उसके बाद है आउटपुट, यानी कि अब आपने इनपुट दी थी, लास्ट पे आपके पास आउटपुट आ चुकी है, उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाता है। अच्छा, अब आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये सेट क्या है, इफ़ एल्स क्या है,
गो टू क्या है, इस पे हम इंशाल्लाह विद टाइम टू टाइम डिस्कशन करेंगे, ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। इन सब चीज़ों को मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगा। आपकी टेक्स्ट बुक पे भी उसने यही आपके सारे स्टेप्स बताए हुए हैं। स्टार्ट यानी कि आपने एक प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, इनपुट देना है, सेट कर देना है, कोई वैल्यू अगर सेट करने वाली है तो, इफ़ एल्स अगर कोई कंडीशन है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। गो टू, एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए गो टू स्टेटमेंट लगा दें और आउटपुट लास्ट पे लगा के स्टॉप कर दें या एंड कर दें। स्टूडेंट्स, किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए 4 जो पॉइंट हैं वो मस्ट होते हैं: स्टार्ट, इनपुट, आउटपुट और एंड। बाकी जो स्टेप्स हैं वो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करते हैं कि आपके प्रोग्राम को उनकी डिमांड है, उनकी ज़रूरत है या नहीं है। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं वो हर एल्गोरिदम में लाजमी आएंगे। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमारा एल्गोरिदम का जो है कंसेप्ट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। पहली एग्जांपल है कि फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, यानी कि आपने 5 जो गिवन नंबर होंगे उनका आपने सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और एवरेज निकालना है, उसका एल्गोरिदम लिखें। तो पहला स्टेप ये देखें, स्टार्ट, मैंने कहा था ना स्टार्ट वाला लाजमी होगा, उसके बाद इनपुट, उसके बाद देखें आउटपुट और एंड, यानी कि 4 स्टेप जो आपके लाजमी हैं। अच्छा, एल्गोरिदम पे आते हैं। पहला स्टेप स्टार्ट, दूसरा इनपुट नंबर, यानी कि आप अब नंबर दें अपने प्रोग्राम को या कंप्यूटर को, तो 5 नंबर देने थे, उसने 5 नंबर दे दिए, N0 N1 2 3 4, ये 5 नंबर उसने दे दिए। अब वो करे क्या इन नंबर के साथ, इनको सेट कर दे सम टू, यानी कि सम करे इन सब के दरमियान, देखें उसने प्लस का निशान लगा दिया तो ये सम बन जाएगा। फिर क्या करे, दूसरी डिमांड क्या थी प्रोडक्ट, तो उसने मल्टीप्लाई करवा के प्रोडक्ट भी लगा दिया। तीसरी क्या थी एवरेज, तो एवरेज का हमारा फार्मूला हमें पता है कि इन सब जितनी भी वैल्यू होंगे उन सब को प्लस करके टोटल पे डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज निकल आता है। तो उसने वही एवरेज निकाल के उसको सेट किया हुआ है। अब उसके बाद सारी चीज़ें आ चुकी हैं, उसने क्या करना है, आउटपुट निकालना है। तो अगला स्टेप जो होगा वो आउटपुट सम प्रोडक्ट एवरेज, हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ चुका है और अब हम एंड कर देंगे। जब भी प्रोग्राम का आउटपुट आता है उसके साथ ही हमारा एंड जो होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखें दूसरी एग्जांपल है टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड अप्लाइड फोर्स, यानी कि आपको एक मूविंग ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा, उस पर आपने इनपुट देनी है मास और फोर्स को। अच्छा, वो क्या करे, उसका एक्सेलरेशन आपको निकाल के बता दे। तो ये बेसिकली एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, पहला स्टेप है स्टार्ट, फिर इनपुट दे मास और फोर्स को, 2 चीज़ें इनपुट हो गई। अब वो करे क्या, इसकी एक्सेलरेशन निकाले, सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो ये यहाँ पे सेट करेगा एक्सेलरेशन को फोर्स डिवाइडेड बाय मास के साथ। अब फोर्स उसके पास, अब एक्सेलरेशन उसके पास आ गई है तो वो उसको आउटपुट करवा देगा चौथे स्टेप में और एंड कर देगा। तो ये हमारा बेसिकली, ये देखें हमने बिल्कुल एक यहाँ पे कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की हुई, यहाँ पे हमने कोई पिक्चर्स नहीं इस्तेमाल की हुई, सिंपल सी सादा सी इंग्लिश लिखी हुई है, तो इसी को हम एल्गोरिदम राइटिंग बोलते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं और इनको एक वीडियो में कवर करना भी थोड़ा मुश्किल है, तो एक आध एग्जांपल हम और कर लेते हैं। बाकी अगर किसी एग्जांपल में आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। टू फाइंड एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, तो ये हमने एक पैरालेलोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। स्टार्ट, इनपुट नंबर्स, बेस, हाइट, यानी कि अब आपने बेस और हाइट दे देनी है। अच्छा, फिर हमें पता है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि बेस को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा एरिया निकल आता है पैरालेलोग्राम का। तो यहाँ पे अब उसने सेट की हुई है, वो निकाली हुई है, यहाँ पे जब निकल चुकी है तो उसको यहाँ पे उसने आउटपुट करवा लिया और एंड कर गया। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। अगर हमारे प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा एल्गोरिदम बना लेते हैं हम अपने प्रॉब्लम के, तो अब हमने डिसाइड करना है कि उनमें से, लेट्स सपोज हमारे प्रॉब्लम के 3 एल्गोरिदम बन चुके हैं, तो अब हमने डिसाइड करना है कि उन तीनों एल्गोरिदम्स में मेरे लिए एफिशिएंट कौन सा होगा, यानी कि मेरे लिए सबसे बेहतर कौन सा होगा। तो उसके लिए 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। पहला है नंबर ऑफ स्टेप्स, कि जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो तो वो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा, स्पेस यूज्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी, वो कितनी आपका एल्गोरिदम उसमें जितने भी वेरिएबल्स इस्तेमाल किए हुए हैं वो कितनी मेमोरी आपके कंप्यूटर में ले रहे हैं।
जो कम मेमोरी ले कंप्यूटर की वो हमारे लिए अच्छा होगा, और जिसके कम स्टेप्स हों वो हमारे लिए अच्छा होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में भी बिल्कुल उसने ये दोनों चीज़ें वाज़ह की हुई हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि एन एल्गोरिदम इज़ कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ़ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि अगर थोड़े स्टेप लेगा तो हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट होगा क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि अगर वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस कम लेता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। ये देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है एन एल्गोरिदम यूजिंग लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी इज़ कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट। जो हमारी लेस स्पेस लेगा, कम जगह घेरेगा, वो हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट होगा। डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में क्या फ़र्क है? तो बेसिकली फ़्लो चार्ट आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, लेकिन इसमें हम पिक्चर्स के थ्रू बताते हैं कि हमारा पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप हमारा ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, अप टू सो ऑन। यानी कि ये हमारी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, हम पिक्चर्स की मदद से बताते हैं। जबकि फ़्लो चार्ट में हम अपना एक सादा सी लैंग्वेज में, आम सी लैंग्वेज में हम अपना एक एल्गोरिदम लिखते हैं कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा। इन दोनों की इफादियत अपनी अपनी जगह पर बरकरार है। यानी कि आप पिक्टोरियल भी, कुछ प्रोग्रामर्स जो होते हैं उनको पिक्चर्स की मदद से ज़्यादा इमेज जो क्लियर होती है, ज़्यादा अच्छा लगता है कि अपना हमारा प्रॉब्लम जो है वो इमेज की शक्ल में हो, पिक्चर्स की शक्ल में एक्सप्लेन हो रहा हो। कुछ प्रोग्रामर्स की कमांड नेचुरल लैंग्वेज पे ज़्यादा होती है, तो वो कहते हैं कि हम एल्गोरिदम लिख के फिर उसका प्रोग्राम स्टार्ट करें। तो ये अब आप प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है कि उन दोनों टूल्स में से कौन सा टूल जो है वो उसके लिए बेस्ट है। ये दोनों बेसिकली हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है जी एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम के फ़वाइद क्या है। तो पहला फ़ायदा ईजी टू राइट, यानी कि अब आपने इंग्लिश ही लिखनी है तो बड़ी इजी है कि आप पहला स्टेप लिखें, दूसरा स्टेप लिखें, अप टू सो ऑन। ईजी टू अंडरस्टैंड, वो आपकी अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई है इसलिए आपको उनको समझना बड़ा आसान है। तीसरा है हेल्पफुल, यानी कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद देता है। टेक्स्ट बुक्स में भी उसने ये लिखे हुए हैं ईजी टू राइट, टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिदम आर ईजी टू अंडरस्टैंड, टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम्स आर हेल्पफुल, यानी कि बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम जो है बड़े हेल्पफुल है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम, अब हर एक चीज़ के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो अब हम इसके नुकसान पढ़ते हैं। पहला है डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, मॉडिफाई कहते हैं कि उसमें कुछ चेंजिंग करना। अगर आपको चेंजिंग करनी पड़ जाए अपने एल्गोरिदम में तो वो मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसके अंदर से कोई एक स्टेप निकालना या उसको ऐड करना वो मुश्किल हो जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज है डिफ़िकल्ट टू शो फ्लो, यानी कि अब यहाँ पे फ्लो नज़र नहीं आ रहा होगा कि यहाँ से आपने किधर जाना है, फिर वहाँ से आपने किधर जाना है, जैसे हम फ्लो चार्ट पे बताते होते थे। तीसरा नुकसान है डिफ़िकल्ट एरर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उसमें से गलतियों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे हम कौन सी गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम फ्लो चार्ट के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा कंपैरिजन अच्छे तरीके से हो सके एल्गोरिदम के साथ। तो फ्लो चार्ट के जो फ़वाइद हैं उनमें पहला है ईजी टू ड्रा, यानी कि बड़ा आसान है पिक्चर्स को ड्रा करना। ईजी टू अंडरस्टैंड, पिक्चर्स हर एक इंसान को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाती हैं। नेक्स्ट है इजी एरर आइडेंटिफिकेशन, अब एल्गोरिदम का ये नुकसान था कि हम वहाँ पे एरर को सही तरह से डिटेक्ट नहीं कर सकते थे, उसको हम ढूंढ नहीं सकते थे गलतियाँ। तो यहाँ से इसका ये फ़ायदा है कि अब ये क्योंकि पिक्चर्स की सूरत में बता रहा होता है कि आपने यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो जाए तो ईजीली हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। चौथा है इजी फ्लो, अब ये भी वहाँ पे उसका था डिसएडवांटेज या नुकसान कह लें आप, कि वहाँ पे हमें फ़्लो नज़र नहीं आ रहा था प्रोग्राम में, लेकिन फ़्लो चार्ट में यहाँ पे आपको फ़्लो नज़र आ रहा होगा कि इस स्टेप के बाद अगला स्टेप ये वाला होगा। फ़्लो चार्ट के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहला है मोर टाइम रिक्वायर्ड, जब आपने पिक्चर्स बनानी है तो उस पर आपने फिर अपने फ़्लोज भी बताना है कि यहाँ से ये फ़्लो इधर जाएगा उधर जाएगा, यानी कि आपने पिक्चर्स बनानी है तो आप पे उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, अगर आपका कहीं पे चेंजिंग करनी पड़ गई तो आपका फ़्लो चार्ट भी मुश्किल है, आपको दोबारा बनाना पड़ जाएगा, ये उसका भी डिसएडवांटेज था, इसका भी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रोग्राम, यानी कि बड़े प्रोग्राम के लिए आपको फ़्लो चार्ट सूटेबल नहीं है। आप बड़े प्रोग्राम के लिए वो पिक्चर सारी बड़ी बन जाती हैं, फ़्लो सारा, यानी कि वो कम्प्लेक्स आपका फ़्लो चार्ट बन जाएगा, किसी को समझ ही में नहीं आएगा। तो ये फ़्लो चार्ट कोशिश करें कि शॉर्ट प्रोग्राम्स के लिए बनाएं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक एंड हुआ। चलें आज हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या कवर किया। सबसे पहले हमने एल्गोरिदम देखा, उसकी हमने डेफिनेशन देखी जिसमें हमने बताया कि ये एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
उसके बाद हमने इसका किरदार देखा कि इसका प्रोग्रामिंग सॉल्विंग में किरदार क्या है। इसमें हमने देखा कि ये प्रोग्रामिंग सॉल्विंग के लिए बड़ा हेल्पफुल है। हमें ये सीक्वेंस प्रोवाइड करता है, हमें अपनी नेचुरल लैंग्वेज में सीक्वेंस प्रोवाइड करता है कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा। नेक्स्ट फिर हमने फार्मूलेशन, तश्कील, इसको बनाना सीखा, एल्गोरिदम को बनाते कैसे हैं। तो उसमें हमने ये सारे स्टेप देखे, स्टार्ट, इनपुट, सेट, इफ एल्स, गो टू, आउटपुट, स्टॉप। तो इसमें से हमने कुछ स्टेप देखे जो कि कंपलसरी हैं, हर एक में आते हैं, कुछ जो हैं वो ऑप्शनल है, आपको प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। लाइक जो कंपलसरी हैं, ज़रूरी हैं, स्टार्ट, इनपुट, सेट कर देना, आउटपुट या स्टॉप कर देना, तो ये सारे हमारे कंपलसरी हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं। उसके बाद हमने एफिशिएंसी देखी, यानी कि अगर आपके एक प्रोग्राम के एक से ज़्यादा आपके पास एल्गोरिदम बन जाते हैं तो उसमें से फिर आपने देखना है कि हमारे प्रोग्राम के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा इनमें से एल्गोरिदम है। तो उसके लिए भी हमने दो चीज़ें रीड आउट की हैं, जो कि पहला कि जिसकी कम से कम स्टेटमेंट हो, यानी कि स्टेप कम हो, और दूसरा वो हमारी कंप्यूटर पे मेमोरी को कम घेरे, हमारी जगह कम घेरे। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा कि ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और ये एक वर्ड्स की शेप में हम नेचुरल लैंग्वेज में इसको हम लिखते हैं। उसके बाद हमने एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम पढ़े, जिसमें ये 3 एडवांटेज थे। इजी टू राइट, आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं और ये हमारे लिए मददगार होता है। उसके बाद हमने एल्गोरिदम का डिसएडवांटेज देखे कि ये हम इसमें चेंजिंग करना मुश्किल होता है, इसका हम एक फ़्लो नहीं दिखाते प्रोग्राम में, और एरर को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। उसके बाद हमने फ़्लो चार्ट के एडवांटेज पढ़े, जिसमें हमने कहा कि ये बनाना बड़ा आसान होता है, इसको समझना बड़ा आसान होता है, इसमें से गलतियां निकालना बड़ा आसान होता है, और इसका एक इजी फ़्लो होता है कि हमें पता चलता है कि इस प्रोग्राम ने यहाँ से यहाँ पे जाना है। उसके बाद हमने फ़्लो चार्ट के भी डिसएडवांटेज पढ़े, जिसमें हमने ये पहला ये पढ़ा कि ये ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूमिंग होता है, इसमें ज़्यादा हमारा टाइम लगता है इसको बनाने में, ये इसको मॉडिफाई करना, इसमें कुछ चेंजिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये बड़े प्रोग्राम के लिए नहीं होता सूटेबल, क्योंकि ये बड़े प्रोग्राम के लिए बड़ा कम्प्लेक्स फ़्लो चार्ट बन जाता है। तो आज बेसिकली हमने एल्गोरिदम पे तफसीलन गुफ्तगी की, इसके हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दें। मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।